बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, सरसों कृषि पाठशाला की 6वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। पिछली कड़ियों में हमने जाना कि सरसों की फसल में किन कार्यों को किस समय पर करना चाहिए और हमारा ऐसा मानना है कि आपने सभी कार्यों को समय से किया भी होगा और उसका अच्छा परिणाम आपको प्राप्त भी हुआ होगा। अब सरसों की फसल कट चुकी है और उसके पश्चात होने वाले कार्य आरंभ हो चुके हैं। आज की कड़ी में जानेंगे कि सरसों की फसल से तेल के अतिरिक्त और किन उत्पादों का निर्माण हो सकता है और सरसों में बायोटेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग है। सरसों की खेती के रकबे में इस बार बहुत बढ़ोतरी हुई है। इसका प्रमुख कारण इसके तेल का बाजार, उन्नत किस्में तथा देश के विभिन्न हिस्सों में इसकी खेती का प्रचार प्रसार शामिल है। सरसों अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों द्वारा तकनीकों को अपनाकर जहां हम इसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, वहीं नई किस्मों के आने से प्रति इकाई ज़्यादा उत्पादन भी मिल रहा है। उन्नत किस्मों के साथ साथ उचित खाद उर्वरक प्रबंध, खरपतवारों का नियंत्रण, रोगों और कीटों से बचाव तथा कोहरा पाले से होने वाले हानिकारक प्रभावों से बचाव आदि विभिन्न उपायों के बारे में हमने आपको पिछली कड़ियों में बताया। अब फसल के भंडारण, मूल्य संवर्धन तथा नए नए क्षेत्रों जैसे बायोटेक्नोलॉजी का सरसों में क्या उपयोग हो रहा है, इसको जानने का समय है। तो किसान भाइयों, हम एक बार फिर आपके साथ हैं इस हमारे कार्यक्रम में जो दूरदर्शन से हमारा प्रसारित होता रहता है, सरसों शिक्षा कार्यक्रम। और अभी आप लोगों ने सरसों की कटाई करीब करीब हो चुकी है और थ्रेसिंग भी हो गई है और आपका बीज जो है ना, ये आपका सरसों का वो आपके गोडाउन में आ चुका होगा। किसान भाइयों, जहाँ तक इसके बीज को अगर आप अभी सरसों को बेचना चाहें मंडी में, तो ये इसको सुखा करके करीब करीब 8 से 10% जब इसमें नमी रह जाए तो आप बेच सकते हैं। और अगर आप अभी नहीं बेचना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो भंडारण में कुछ कुछ सावधानियां हैं, उसको बरतें आप। जैसे जहां भी आप भंडारण करें वो थोड़ा सा हवादार कमरा होना चाहिए। और कभी भी इसको दीवार के सहारे, जो आप बोरियों में अगर रखते हैं सरसों को, तो दीवार के सहारे नहीं रखें। कम से कम 1 फीट दीवार से छोड़ करके और नीचे ज़मीन पर कोई ईंट या लकड़ी के फट्टे लगाकर उस पर आप जो है ना ये बोरियों को रख सकते हैं। इस तरह से आप अपनी सरसों को स्टोर कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो आपको, जब लगे कि आपको मंडी में अच्छी कीमत मिल रही है, तो आप इसको सरसों को बेच सकते हैं। अभी भारत सरकार नेफेड के माध्यम से अलग अलग राज्यों में कुछ सरकारी खरीद भी की जा रही है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर है, तो इसका भी किसान भाई आप लाभ उठा सकते हैं, सरसों बेच सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आप सभी को बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी के प्रयासों से और भारत सरकार के प्रयास से, विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से और हमारे सरसों अनुसंधान निदेशालय का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है, जिसमें जो इस बार सरसों के अंदर जो क्षेत्रफल देखने में आया, करीब करीब 100 लाख हेक्टेयर से ऊपर का क्षेत्रफल हुआ है इसमें। और कुछ कुछ राज्यों में, जैसे आप ये उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब 17 लाख से भी हेक्टेयर से भी ज़्यादा एरिया में सरसों की फसल बोई गई है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और राजस्थान में अमूमन सरसों की ज़्यादा खेती होती है, तो 38 लाख हेक्टेयर के आसपास की खेती का अनुमान है इस बार। और जो भारत सरकार का जो सेकंड एस्टीमेट आया है, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उसके हिसाब से इस बार जो प्रोडक्शन का एस्टीमेट आया है वो थोड़ा सा ही पिछली बार से ज़्यादा है, लेकिन
जो एरिया बढ़ा है और जो क्रॉप की जो हेल्थ रही है, अमूमन जो कंडीशन रही है, अगर हम देखें तो आसाम, छत्तीसगढ़ और कुछ भागों में जो राजस्थान के छोड़ करके अमूमन पूरे देश में सरसों की बहुत अच्छी फसल रही है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रही है। तो हमारा एक अनुमान है कि करीब करीब 135 से 140 लाख टन के आसपास का अनुमान है जो सरसों का उत्पादन इस बार होगा, जो कि ये रिकॉर्ड होगा उत्पादन। और ये सब आप सबके प्रयासों के चलते हुआ है। आपने उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया, अच्छे बीज का इस्तेमाल किया, प्रजातियों का इस्तेमाल किया और किसान भाइयों ने जगह जगह जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, सूचनाएं आपने ली, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र से ली या निकटवर्ती किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से या हमसे भी फ़ोन पर लिया, और आपने उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया खेती की। उस सब का नतीजा ये हुआ है कि जो ये उत्पादन काफ़ी अच्छा होने का अनुमान है। और आगे भी आप लोग जिस तरह से जागरूकता के साथ इस खेती को कर रहे हैं सरसों की, क्योंकि मुझे याद है कि आज से 15 साल 20 साल पहले खेती सरसों की उस तरीके से नहीं की जाती थी। एक जीविका मात्र के लिए, जीविकोपार्जन के लिए सरसों की खेती की जाती थी। कभी ये आपके गेहूं के साथ, चने के साथ, जौ के साथ, तो ये मिश्रित फसल के रूप में ली जाती थी। थोड़ा 2-4 महीने घर में तेल की ज़रूरत है उसकी पूर्ति के लिए ली जाती थी। लेकिन अब खेती आप लोग जो है ना इसकी कर रहे हैं सरसों की। और सरसों की खेती में एक बात और भी है, आपने महसूस किया होगा कि जो अन्य रबी की फसलें हैं, चाहे वो गेहूं हो, चना हो या और कोई फसल हो, उससे इसका जो लागत और जो लाभ का अनुपात है वो बेहतर है। जो हम BC रेशियो, जिसको हम बेनिफिट कास्ट रेशियो कहते हैं, कि लाभ और जो इसका लागत लगता है उसका जब अनुपात निकालते हैं तो इसमें अन्य फसलों की तुलना में बेहतर है। तो इसका मतलब ये करीब करीब जो है ना काफ़ी आर्थिक रूप से अच्छी फसल साबित हो रही है। और संभवतः यही कारण कि आप सभी लोग जो है ना इसकी खेती कर रहे हैं। अब किसान भाइयों, अब आप जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम से, और अगले वर्ष के लिए भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी जोश के साथ सरसों की खेती करेंगे। और ख़ास करके मैं कुछ चीज़ों को आपको पूर्व में यहाँ ही बताना चाहूँगा अभी से, कि अगर इस बार आपने प्रजातियों का सही ढंग से चयन नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर इसका ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र के लिए जो उचित प्रजाति है उसका ही चयन करें, बीज को अच्छी जगह से लें। और जो किसान भाई इस बार कोई नया बीज लाए हैं जो सर्टिफाइड सीड है और उसको अच्छी तरह उगाए हैं, दूसरे प्रजातियों के उसमें जो पौधे नहीं आए हैं, तो वो चाहें तो अपना बीज रख सकते हैं। यहाँ किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि आप 2 साल या 3 साल तक करीब करीब अपना बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप बीज के लिए कुछ अपना उत्पाद रखना चाहते हैं तो आप जब खेती करते हैं उस समय आप ज़रूर देखें कि कुछ आपके खेत में अलग तरह के जो छोटे बड़े पौधे हैं या अलग किसी प्रजाति के कहीं से पौधे आ गए हैं, उनको ज़रूर आप उखाड़ दें। और जो बीज के रूप में आपको जितना उत्पाद चाहिए वो आप कोशिश करें कि खेत के बीच के हिस्से से आप जो है ना जो अलग से एक हार्वेस्टिंग कर लें, उसकी थ्रेसिंग करके, और उसको आप बीज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये ज़रूर है कि 2 या 3 साल के बाद आप ज़रूर बीज को बदल दें, नया बीज इस्तेमाल करें, क्योंकि ये परपरागित फसल भी है। करीब करीब 25% तक जो है ना इसमें प्रतिशत तक परपरागण होता है। तो 3 साल तक तो आप इसको 2 साल 3 साल तक यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये अनुसंधान निदेशालय लगातार आपसे जुड़ा रहेगा, चाहे वो रेडियो शिक्षा का हमारा कार्यक्रम हो, रेडियो ऑन एयर के माध्यम से, या ये जो सरसों शिक्षा का कार्यक्रम हम लोग पिछले साल से चला रहे हैं, इस साल भी है, अगली साल भी इसको चलाएंगे। और इसके माध्यम से भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। सरसों अनुसंधान निदेशालय की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो हमारे कार्यक्रम रेगुलर चल रहे हैं, चाहे वो झारखंड में चल रहे हैं, ट्राइबल हमारे आदिवासी जो किसान भाई हैं उनके लिए वो चलता रहेगा। हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स के लिए जो NES जो का प्रोग्राम हमारा चल रहा है वो चलेगा हमारा। आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इन राज्यों में जो पूर्ववर्ती राज्य हैं इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। झारखंड में काफ़ी संभावनाएं है। बिहार में हम एक बार फिर शुरू करना चाहते हैं। बिहार को कुछ सेलेक्टेड जो ज़िले हैं उसके लिए हम योजना बना रहे हैं। झारखंड का एक हमारा
एक परियोजना अभी भारत सरकार ने अप्रूव किया है, उसमें भी हम 24 में से करीब 15 जिलों में हम काम करेंगे राई सरसों की खेती के लिए। तो इस तरह से, और भारत सरकार की भी जो योजना आ रही है, जो नेशनल मिशन आ रहा है आपका एडिबल ऑयल का, ऑयल सीड का, उसके माध्यम से भी काफ़ी कुछ योजनाएं हैं जो आपको समय पर जानकारी मिलेगी। तो इन सब बातों के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी को बधाई देता हूं इस साल की अच्छी फसल के लिए, और ये उम्मीद करता हूं कि अगली साल भी आप जब फसल उगाएंगे तो बहुत सारी जो चीज़ें जो इस बार आपसे रह गई हैं, आप नहीं अपना पाए हैं, उसको ज़रूर अपनाएंगे। उसमें बीज है, आपकी वैरायटी है, या आपका उर्वरक प्रबंधन की बात है, सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस फसल से बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद। हमारे भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाने में प्रमुख भूमिका होती है घी और तेल की। वर्तमान समय में बाजार में विभिन्न प्रकार के तेल उपलब्ध हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से हमारी रसोई का हिस्सा रहा है सरसों का तेल। सरसों के तेल के विषय में आज हम इस कड़ी में लेंगे विस्तृत जानकारी सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनुभूति शर्मा से। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। नमस्कार। तो हम आज सरसों के तेल के विषय में बात कर रहे हैं। सरसों का तेल हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है? किसी भी तेल की गुणवत्ता उस तेल के अंदर मौजूद संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्लों से मापी जाती है। सरसों का तेल एक उच्च गुणवत्ता का तेल है जिसमें संतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा लगभग 7% से कम पाई जाती है और असंतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा लगभग 60% से ज़्यादा मापी जाती है, जो कि हमारे शरीर की बनावट, संरचना और उसके अंदर बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी माना जाता है। वर्तमान समय में बाजार में विभिन्न प्रकार के खाद्य तेल उपलब्ध हैं, जैसे कि जैतून का तेल है, राइस ब्रांड का तेल है, उसके अलावा कई सारे रिफाइंड तेल हैं और भी विभिन्न प्रकार के तेल हैं। सरसों का तेल इनमें किस प्रकार अलग स्थान रखता है और हमारे लिए उपयोगी है? जी देखिए, जो कोई भी तेल होता है वो हमारे शरीर को बहुत से वसीय अम्ल, इसेंशियल वसीय अम्ल प्रदान करता है। ये जो वसीय अम्ल होते हैं ये ही किसी भी तेल की गुणवत्ता के मापदंड होते हैं। तो जैसे हम सरसों का तेल कहते हैं तो सरसों के तेल के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, ये दो वसीय अम्ल ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो जो संतृप्त वसा है जितनी कम होगी उतना हमारे वो तेल खाने लायक होगा। दूसरा पॉइंट, असंतृप्त वसा में बहु असंतृप्त वसा और मोनो असंतृप्त वसा, ये दोनों ही जो वसा हैं ये हमारे शरीर के बहुत से मेटाबॉलिक पाथवेज में काम में आते हैं। तो इनकी जो परसेंटेज है वो किसी भी अम्ल को उसकी गुणवत्ता प्रदान करती है। अब जैसे असंतृप्त वसा में बहुत से वसीय अम्ल हैं, जैसे कि ओलिक एसिड है, इसके अलावा लिनोलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है, ये सब मिलके ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बनाती हैं। तो अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी एक बहुत ही अच्छे अनुपात में पाया जाता है। देखिए, किसी भी तेल की गुणवत्ता उसके ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के रेशो पे निर्भर करती है, जो कि वसीय अम्ल से मिलके बना है। तो अब जब हम और दूसरे तेलों की बात करते हैं तो सब तेलों में ओलिक अम्ल बहुत अच्छा पाया जाता है, लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन सरसों का तेल एक ऐसा है जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशो 1:2 के रेशो में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। जी, यानी कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो अनुपात है ये किसी भी खाद्य तेल की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। जी, सामान्यतः आजकल देखा जा रहा है कि सभी व्यक्तियों में, मतलब अधिकतर जो हम देख रहे हैं, जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रमुख समस्या है। कई बार हम सुनते हैं कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है, बुरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या होता है और सरसों के तेल का इसमें क्या प्रभाव देखने को मिला है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में इन वसीय अम्लों को काम में लेकर ही बनता है। तो जो भी हम तेल खाएंगे
उससे कोलेस्ट्रॉल बनेगा हमारे शरीर में। हमने अच्छा तेल खाया तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनेगा, बुरा तेल खाया तो बुरा कोलेस्ट्रॉल बनेगा। तो जब हम सरसों के तेल की बात करते हैं तो सरसों के तेल में जैसे कि मैंने बताया कि संतृप्त वसा 7% से कम पाई जाती है या 7% पाई जाती है। तो ये जो संतृप्त वसा है अगर किसी भी खाद्य तेल में ज़्यादा होगी, ज़्यादा मतलब 10% से ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल बनाएगी वो खराब कोलेस्ट्रॉल बनाएगी। और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे शरीर की धमनियों में जमा होने लगता है, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल है। और ये जमते जमते फिर उसको एक हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है किसी भी इंसान के अंदर। लेकिन अगर हम अच्छा तेल खाते हैं, जैसे कि हमने सरसों का तेल खाया जिसमें संतृप्त तो कम है, वसा अम्ल संतृप्त वसा अम्ल कम है, और असंतृप्त वसीय अम्ल, चाहे वो बहु असंतृप्त वसीय अम्ल है, एक असंतृप्त वसीय अम्ल है, ये सब कोलेस्ट्रॉल जब बनाएंगे तो उससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल शरीर में बनेगा। तो इस तरह से सरसों का तेल जिसके अंदर संतृप्त असंतृप्त की मात्रा बिल्कुल संतुलित है और ओमेगा 3 ओमेगा 6 संतुलित रेशो अनुपात में है, उस केस में जो कोलेस्ट्रॉल शरीर में बनेगा वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनेगा जो कि धमनियों में जमा नहीं होगा। जी, आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के तेल हैं जिसमें कि डबल फिल्टर ऑयल, ट्रिपल फिल्टर ऑयल और रिफाइंड तेल, जो कि प्रमुख रूप से आजकल घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तेलों में अंतर क्या है और इनकी उपयोगिता क्या है, या इनमें से सबसे उपयोगी कौन सा है? देखिए, आज के टाइम में जब हम सरसों के तेल की बात करते हैं तो सरसों के तेल को जब हम काम में लेते हैं तो उसमें एक स्मेल आती है, एक तेज गंध आती है, जिसे कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते। जैसे कि अगर हम 5 स्टार होटल्स में जाएं तो वहाँ पर जो लोग हैं वो सरसों का तेल वो लेना पसंद करते हैं जिसके अंदर वो गंध नहीं हो। और अगर हम अपने पुराने गाँव में या प्राचीन संस्कृति को देखें तो उसमें हम लोग वही तेल लेते हैं जो कि सीधा हमारे पास आता है, जी, जिसे झांझ कहा जाता है। झांझ कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसमें जब हम सरसों के बीज में से तेल निकालते हैं तो इसका सबसे पुराना जो तरीका है वो है कच्ची घानी का तेल। कच्ची घानी में क्या होता था कि पहले बैल जो होते थे वो बीच में होते थे और उसके चारों तरफ बीज रखे होते थे, जिसे कोल्हू कहा जाता था। बिल्कुल सही कहा आपने, कोल्हू कहा जाता। तो जैसे बीज हमारे बीच में है और उसके ऊपर एक डंडा लगा होता था, उस डंडे को बैल से बांध दिया जाता था और वो बैल घूमता था। तो जैसे जैसे वो घूमेगा वैसे वैसे उस बीज को प्रेशर मिलेगा और उस बीज में से धीरे 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 तेल निकलेगा। अब उस केस में जब हम तेल निकाल रहे हैं बीजों से कोल्हू के द्वारा, तो उसमें जो तापमान है वो नहीं बढ़ रहा। अगर तापमान नहीं बढ़ रहा है तो जितने भी वसीय अम्ल निकल रहे हैं, जो भी उसमें से तत्व बाहर आ रहे हैं, वो सब भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही तापमान ज़्यादा होता है वैसे ही उन सब वसीय अम्लों का जो उत्सर्जन है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कच्ची घानी का तेल एक ऐसा तेल है जिसमें तापमान ज़्यादा नहीं होता और तेल जो निकलता है वो गुणवत्ता वाला होता है, क्योंकि उसके अंदर सभी वसीय अम्ल अपनी प्रॉपर मात्रा में होते हैं। लेकिन जब हम बात करें केमिकल या आपके रिफाइंड तेल की, तो रिफाइंड के अंदर क्या होता है कि जो इसकी झांस होती है, जो एक पर्टिकुलर तत्व होता है ग्लूकोसिनोलेट, उसकी वजह से आती है, उसको वो कम करते हैं या उसे वो ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने का तरीका होता है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। विभिन्न प्रकार के रसायन यूज़ करते हैं उस तेल में और उसकी झांस को या उसकी गंध को कम किया जाता है, जिसकी वजह से उस तेल की गुणवत्ता पे इफ़ेक्ट पड़ता है। रासायन कौन सा ले रहे हैं, कितने टेम्परेचर पे ले रहे हैं, ये हमारे उस तेल की गुणवत्ता को कम करता है। तो जो भी हम ये रिफाइंड तेल लेते हैं तो उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स सरसों के तेल में पाए जाते हैं वो मुख्यतः निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो एक शब्द सुनने को मिलता है कोल्ड प्रेस ऑयल, हाँ जी। और दूसरा होता है जो मशीनों के द्वारा होता है। तो इन दोनों में भी कुछ अंतर है? यदि सरसों का ही तेल हम यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें कोल्ड प्रेस ऑयल और एक जो मशीनों के द्वारा निकलता है, शायद तापमान का कुछ अंतर रहता है। तो क्या इनकी भी गुणवत्ता में कोई अंतर होता है? बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि कभी भी मशीन को अगर हम यूज़ करते हैं और उसमें टेम्परेचर या तापमान ज़्यादा जाता है तो उस केस में गुणवत्ता पे अफेक्ट पड़ता है, यानी कि गुणवत्ता कम होती है। अब जब हम कोल्ड प्रेस की बात करते हैं तो कोल्ड का मतलब ये है कि जब मशीन चलेगी तो उसका टेम्परेचर कम ही बना रहेगा। अगर टेम्परेचर कम है, उसका तापमान कम है, तो जो
जो तेल उसमें से बाहर आ रहा है वो तेल गुणवत्ता वाला ही होगा। कोल्ड प्रेस जो ऑयल होता है वो मार्केट में, बाजार में कुछ महंगे दामों पर बिकता है। इसका वजह यही है क्योंकि उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। मतलब वो ही तेल होता है जैसे कि हम कच्ची घानी में से निकालते हैं। हालांकि मैं इसको कच्ची घानी से कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और वसीय अम्लों को दूषित होने से या खत्म होने से रोकते हैं। और उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑयल के अंदर, तेल के अंदर पाए जाते हैं, सरसों के तेल के अंदर, जैसे कि मैंने अभी बताया ओमेगा 3, ओमेगा 6 पाया जाता है, तो वो भी खत्म नहीं होते हैं जब हम कोल्ड प्रेस की बात करते हैं। जब हम सिंपल मशीन की बात करते हैं तो मशीन सुबह से चलती है, शाम तक निकलता है उसमें से तेल। तो शाम तक आते आते उसका जो तापमान है वो ज़्यादा पहुंच जाता है। ज़्यादा तापमान होने पर उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का भी निष्कर्षण हो जाएगा और उसके अलावा कुछ और दूसरे वसीय अम्ल हैं जिनका भी निष्कर्षण हो जाएगा, जिससे कि तेल की गुणवत्ता कम हो जाएगी, प्रभावित होती है। जी, तो ये तो बात हुई सरसों से मिलने वाले प्रमुख उत्पाद तेल की। जी, इसके अलावा भी सरसों से कुछ और उत्पाद बने हैं? बहुत से उत्पाद बने हैं आज के टाइम में। देखिए, सरसों का पाउडर बहुत सी कन्फेक्शनरी में यूज़ होता है। कन्फेक्शनरी मतलब बहुत से बिस्किट में यूज़ होता है, केक में यूज़ होता है, और बहुत से जो हम लोग कुकीज़ खाते हैं उनमें काम में आता है। इसके अलावा जो सरसों का तेल है, जैसे कि अभी आपने देखा कि बहुत सारे खाद्य पदार्थों में काम में आता है। इसके साथ साथ जो सरसों के बीज हैं, आज के टाइम में जो हमारे ब्रीडर्स हैं बहुत सारे काम कर रहे हैं इरूसिक अम्ल पर। ये जो इरूसिक अम्ल है, ये अगर ज़्यादा मात्रा में है तो वो सरसों का तेल खाने लायक नहीं होता, क्योंकि इरूसिक अम्ल बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल बनाता है। जी, ज़्यादा इरूसिक अम्ल। तो जिन बीजों में इरूसिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है उन बीजों को इंडस्ट्री लेती है और उनको एज ए बायोडीज़ल यूज़ में लिया जाता है। तो जैसे कि आजकल आपने सुना भी होगा कि हम बजाय पेट्रोल और डीजल से चलाने के हम बायोडीज़ल यूज़ करेंगे। तो सरसों का एक प्रमुख उत्पाद ये भी है कि जिस सरसों की वैरायटी में इरूसिक अम्ल ज़्यादा है उसको बायोडीज़ल की तरह भी लिया जाता है। तो इस तरह से सरसों एक ही फसल है, लेकिन उससे मिलने वाले जो उत्पाद हैं वो कई सारे हैं। तो सरसों अनुसंधान निदेशालय की इसके अतिरिक्त और क्या उपलब्धि है? देखिए, सरसों अनुसंधान निदेशालय में हम लोग जो सरसों के तेल हैं उसकी गुणवत्ता को चेक करते हैं। सरसों का जो मील है या जो सरसों की खल जो है उसकी गुणवत्ता को चेक करते हैं, और उसको चेक करने में हमें पता चलता है कि हम सरसों की खल को किस तरह से काम में ले सकते हैं और कौन सा तेल है जो ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता वाला है। तो हम लोगों ने, सरसों अनुसंधान केंद्र ने कुछ उत्पाद बनाए हैं, जिनमें से एक है, ये है हेयर स्पा। सरसों अनुसंधान केंद्र में सरसों की खली को बहुत से प्राकृतिक उपचार के द्वारा हम यहाँ पर एक हेयर स्पा बनाया गया है। इस हेयर स्पा की जो खासियत है वो ये है कि ये सिर की डैंड्रफ को ख़त्म करती है, और डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए ये लगभग 3 से 4 दिन तक का समय लेती है। मतलब इसको यूज़ करने के बाद 3 से 4 दिन तक डैंड्रफ नहीं आएगी। इसके अलावा दूसरा उत्पाद जो DRMR भरतपुर ने बनाया है, सरसों अनुसंधान निदेशालय ने बनाया है, वो है इसके बिस्किट्स। इसके बिस्किट बनाने के लिए हम लोगों ने सरसों की खली को प्राकृतिक उपचार दिया, और उसके बाद इसके अंदर हमने जो सरसों की खली के अंदर कैंसर रोधी तत्व पाए जाते हैं उसको इसमें काम में लिया है, जिसकी वजह से इसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो ये है कि ये कैंसर को रोकने में भी सहायक हो सकती है। इसके ऊपर अभी विभिन्न तरीके के परीक्षण चल रहे हैं। वर्तमान समय में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। सरसों की फसल में भी इसका प्रयोग हो रहा है। आइए जानते हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत यादव से
कैसा प्रयोग हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी का सरसों की फसल में? सरसों की फसल में उन्नत किस्मों के विकास के लिए तथा विभिन्न जैविक और अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधक किस्मों के विकास के लिए हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन है, जीनोम एडिटिंग है, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी है, प्लांट टिश्यू कल्चर है और म्यूटेशन ब्रीडिंग है। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में हम मॉलिक्यूलर मार्कर का प्रयोग करके ब्रीडिंग लाइंस जो होती हैं हमारी, उनमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं और अच्छे जीन कॉम्बिनेशन वाले पौधों को सेलेक्ट करते हैं, जिनसे नवीन किस्मों का विकास होता है। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में हम सरसों के जीनोम में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन ट्रांसफ़र करते हैं जो कि किसी उन्नत गुण के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रक्रिया में हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो जीन पहले निकालते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उसे सरसों के जीनोम में डाल दिया जाता है, जिससे जो पौधा बनता है उसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं और इस तकनीक को पराजिनी तकनीक भी कहते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम पौधों के अंदर जो सरसों का पौधा होता है उसमें हम केमिकल की प्रयोग करके और रेडिएशन का प्रयोग करके उसमें हम म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं और उसको फिर हम पॉपुलेशन को लार्ज स्केल पे लगा के उसमें जो वांछित गुण वाले पौधे हैं उनका हम चयन करते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग का काम हमारे यहाँ काफ़ी एडवांस स्टेज पे चल रहा है, जिसमें हमें काफ़ी अच्छे ट्रेट वाले पौधे मिले हैं। इसके साथ ही साथ हम टिलिंग पॉपुलेशन का भी विकास कर रहे हैं और एलील माइनिंग जैसे विषयों पर भी काम कर रहे हैं। जीनोम एडिटिंग बायोटेक्नोलॉजी की नवीनतम तकनीकों में से एक है और इसमें हम सरसों के पौधों के जीनोम में अपनी इच्छा अनुसार जो हमारा टारगेट लोकेशन है वहाँ पे म्यूटेशन उत्पन्न करके वांछित गुणों का विकास करते हैं। पराजिनिक तकनीक और ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, इनके साथ साथ पराजिनिक टेक्निक और जीनोम एडिटिंग, इन दोनों ही तकनीकों में प्लांट टिश्यू कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लैब के अंदर ही सरसों की पौधे की कटिंग को आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करते हैं, उससे कैलस बनाते हैं और फिर उससे नया पौधा बनता है। तो जो कैलस वाली स्टेज है, उसी स्टेज में या तो हम किसी अन्य ऑर्गेनिज्म का जो जीन है वो ट्रांसफ़र करते हैं और या हम अपने हिसाब से ही उसमें एडिटिंग करते हैं। तो इन दोनों ही स्टेज में प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ करते हैं। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में सरसों में लगने वाली जो बीमारी है सफ़ेद रतुआ, उसके लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर मार्कर अवेलेबल है, जिसका प्रयोग करके हम एडवांस स्टेज पे हमारी ब्रीडिंग लाइनें अभी चल रही हैं। और इसमें हम जो मुख्य रूप से दो एलील हैं जिसे हम बोलते हैं, एक वाइट रस्ट रेजिस्टेंट एलील WRR1 और WRR2, इन दोनों का प्रयोग करके सरसों में हम सफ़ेद रतुआ बीमारी के लिए प्रतिरोधक किस्म का विकास कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम मैपिंग पॉपुलेशन, जो रिकॉम्बिनेंट इनब्रिड लाइन पॉपुलेशन होती है, उसका प्रयोग करके हम तना गलन वाली बीमारी में भी जो महत्वपूर्ण जीन है उसको मैप करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जीनोम एडिटिंग में हम हमने अभी काम शुरू किया है और उसमें हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जैसे ट्रेट के साथ साथ पौधों में उन्नत जो है गुण वाले आर्किटेक्चर, जो प्लांट आर्किटेक्चर होता है, उसके विकास के लिए काम कर रहे हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग में हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट पौधे के विकास के लिए काम किया है। इसके साथ ही साथ विभिन्न जो हमारे यील्ड कंपोनेंट ट्रेट होते हैं उसके लिए भी हम जो है उसमें काम कर रहे हैं। इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी में बस इतना ही। अगले सीजन में कुछ और उपयोगी जानकारियों के साथ होगी आपसे पुनः भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।